अब देखिए प्रोक्टाइटिस की बात करते हैं। प्रोक्टाइटिस देखिए ये हमारे रेक्टम से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा, रेक्टल म्यूकोसा में अगर इन्फ्लामेशन होती है इसको हम प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। और यूजुअली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, और मोस्टली ये इन्फेक्शन से एसोसिएट होता है। और कौन कौन से इन्फेक्शन देखिए, एनगोनोरिया, क्लेमाइडिया, कैम्पिलोबैक्टर, शिजेला, साल्मोनेला, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, तो इन सब के इन्फेक्शन की वजह से हमको प्रोक्टाइटिस देखने को मिलता है। ठीक, और आईबीडी में भी देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में, एंड रेडिएशन, तो रेडिएशन की वजह से भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये एसोसिएट होता है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन में इन सारे से, आईबीडी से भी एसोसिएट होता है और रेडिएशन से भी एसोसिएट होता है प्रोक्टाइटिस। ठीक, अब प्रोक्टाइटिस में होता क्या, फाइंडिंग क्या हमको मिलेगी, तो देखिए पेशेंट्स रिपोर्ट टिनिस्मस, तो पेशेंट टिनिस्मस बताएगा। ठीक है, टिनिस्मस क्या होता है, फीलिंग सेंसेशन टू पास स्टूल, यानी स्टूल पास करने का सेंसेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे जब रेक्टम में इन्फ्लामेशन है तो स्टूल प्रॉपर पास नहीं होगा, सिर्फ वो होगा करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट रिपोर्ट टिनिस्मस, टिनिस्मस का उसमें आएगा। रेक्टल ब्लीडिंग भी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और पेन भी देखने को मिलेगा। और इसके हम बात करें तो देखिए प्रोटोस्कोपी जब हम करेंगे, रिवेल इन्फ्लेम्ड रेक्टल म्यूकोसा, तो इन्फ्लेम्ड रेक्टल म्यूकोसा हमको प्रोटोस्कोपी में देखने को मिलेगा। और ये देखिए किस टाइप का होगा, अल्सर्स या वेसाइकल्स इन द केस ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जब इन्फेक्शन होगा तो हमको अल्सर्स या वेसाइकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, और रेक्टल स्वैब्स आर यूज टू डिटेक्ट अदर इन्फेक्शियस इटियोलॉजीज, तो रेक्टल स्वैब्स हम यूज करते हैं दूसरे इन्फेक्शियस इटियोलॉजीज को देखने के लिए। ठीक है, तो इसके जरिए हम देखते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये प्रोक्टाइटिस हमारा कंप्लीट हुआ। तो प्रोक्टाइटिस ये देखिए इस रेक्टल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है, इसी को हम प्रोक्टाइटिस बोल दिए। और ये एसोसिएट होता है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन में ये सारे हैं, और आईबीडी से भी एसोसिएट होता है और रेडिएशन से भी। ठीक है, और इसमें टिनिस्मस हमको फील होगा, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, रेक्टल पेन। और प्रोटोस्कोपी की बात करें तो ये इसमें इन्फ्लाम्ड रेक्टल म्यूकोसा देखने को मिलेगा। और रेक्टल स्वैब हम यूज करते हैं दूसरे इन्फेक्शन को देखने के लिए। ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखिए स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि नॉर्मल फ्लो ऑफ इंट्राल्यूमिनल कंटेंट इज इंटरप्टेड। यहाँ पे देखिए इसमें हम बात किए थे पैरेलटी के लिए, इसमें यहाँ पे इलियम का ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे प्लेक्सिस ही काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे ब्लॉकेज फिजिकल कुछ नहीं था, ये प्लेक्सिस नहीं काम कर रही थी, इस वजह से आगे नहीं हो रहा था। लेकिन स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि फिजिकल ब्लॉकेज कुछ आ जाता है। ठीक है, फिजिकल ब्लॉकेज कुछ आ जाता है, इस वजह से हमको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए वही नॉर्मल फ्लो ऑफ इंट्राल्यूमिनल कंटेंट्स इज इंटरप्टेड, तो नॉर्मल फ्लो जो होता है ना ये इंटरप्ट हो जाता है। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड इंटेस्टाइनल डायलेशन प्रॉक्सिमल टू ब्लॉकेज एंड इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन डिस्टल टू ब्लॉकेज। तो देखिए ये जो है, ये देखिए ये ऐसा यहाँ पे मान लो ब्लॉकेज है, और फिर ये देखिए इधर, तो ये ब्लॉकेज के इधर जो है ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंटेस्टाइनल डायलेशन और फ्लूइड एक्यूमुलेशन इधर हो जाएगा प्रॉक्सिमल साइड में, और डिस्टल साइड में ब्लॉकेज के डिकम्प्रेशन टू डिस्टल, यहाँ देखिए डिस्टल साइड में डिकम्प्रेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया। और प्रेजेंट विद एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, तो यहाँ देखिए सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कौन कौन से हैं। एब्रप्ट ऑनसेट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमको देखने को मिलेगा। ये सारे इसके साइन और सिम्टम हो गए। ठीक, और उसके बाद फिर देखिए कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो ड्यू टू एक्सेसिव डायलेशन और स्ट्रेंगुलेशन में लीड टू इस्कीमिया। तो ये हिस्सा जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा जब डायलेट हो जाएगा, जब डायलेट होगा तो मालूम है कि अब ये सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ब्लड प्रॉपर नहीं आ पाएगा। इस वजह से जब यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, ब्लड प्रॉपर नहीं आ पाया, तो हमको यहाँ पे देखिए इस्कीमिया देखने को मिलेगा। और इस्कीमिया जब ये लॉन्ग होगा तो हमको नेक्रोसिस और परफोरेशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया। और मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय इंट्रापेरिटोनियल एडिशन, तो देखिए इसके कॉज बताए जा रहे हैं, इंट्रापेरिटोनियल एडिशन की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। और क्यों, देखिए फाइब्रस बैंड ऑफ स्कार टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस बैंड ऑफ स्कार टिश्यू जब आ जाएंगे ना तो ये इंटेस्टाइन ऐसे पतली हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन नॉर्मल ऐसे है, जब यहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ये पतली हो जाएगी, इस वजह से इधर पीछे ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं सड़क पे काम होता है, ब्रिज बनती है, तो ब्रिज अगर बन रही है तो वहाँ पे वन वे कर दिया जाता है, वन वे कर दिया जाता है तो इसके पीछे पूरी ट्रैफिक लग जाती है, तो ये पूरा ऐसे ये चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ बता दिया गया। और उसके अलावा देखिए ये ट्यूमर से भी एसोसिएट होता है और हर्नियाज से भी एसोसिएट होता है। और फिर ये बताया जा रहा है इन रेयर केसेस म्यूकोनियम प्लग इन न्यूबॉर्न्स। ठीक है, जिसको हम म्यूकोनियम इलियस बोलते हैं। और कुछ केसेस में हमको म्यूकोनियम प्लग की वजह से भी देखने को मिलते हैं, यानी म्यूकोनियम इलियस। म्यूकोनियम इलियस क्या होता है कि यहाँ देखिए जो म्यूकोनियम होता है ना वो आके यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन पे ये स्टक कर जाता है। ठीक है, स्टक कर जाता है, इस वजह से इधर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, इसी को हम म्यूकोनियम इलियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये म्यूकोनियम इलियस में भी हमको देखने को मिला। ठीक,
और इसमें फिर उसके बाद फाइंडिंग की बात की जा रही है, तो अपराइट एब्डोमिनल एक्सरे शोज एयर फ्लूइड लेवल। तो इसमें अपराइट एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, यानी पेशेंट को हम खड़ा करके वो करते हैं, और यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल हमको दिखाई देता है, ठीक है, कितना एयर है कितना फ्लूइड है ये पूरा हमको दिखाई देगा। और इसके मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन करेंगे और वैल्यूम रिसेक्शन करेंगे और बावेल को हम रेस्ट देंगे। तो ये इसके मैनेजमेंट हो गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये दिखाया भी गया है, देखिए ये एयर फ्लूइड लेवल देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ दिखाया गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें फिजिकल ब्लॉकेज होता है, ठीक है। और ये सारे इसके वो हो गए ट्यूमर और हर्नियाज, इसी तरह से म्यूकोनियम इलियस, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें इक्सीमिया का चांस रहता है, ठीक है, और परफोरेशन वगैरह का चांस रहता है, पूरा डिटेल में बता दिए। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो है ये ओवर ग्रोथ कर जाएंगे। तो वही देखिए एबनॉर्मल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको मालूम है कि बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, हाँ, विटामिन B12 को करते हैं, सब करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जितने हो उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही है कि एबनॉर्मल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नॉर्मली लो बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट, ठीक है, नॉर्मली जो होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा, जो लो बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा। और रिस्क फैक्टर इसमें क्या है, अल्टर्ड पीएच, जब पीएच इसमें अल्टर हो जाएगा, जैसे एक्लोरिडेरिया में या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का जब हम यूज़ करते हैं तो पीएच जो होता है ये हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब पीएच इंक्रीज हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया गट में हमारे रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और इसी तरह से एनाटॉमिकल कंडीशन कौन कौन से, जैसे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी, एडिशंस में भी, फिस्टुला में, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या ब्लाइंड लूप। तो इन सब में जो है हमारी जीआई की मोटिलिटी कम हो जाती है। जब मोटिलिटी कम होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल और ग्रोथ देखने को मिलती है और बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जीआई से फीकल मैटर और सब चीज़ ऐसे मीन्स बराबर मूव होते रहता है, तो जो गट के बैक्टीरिया वो भी मूव होते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी नहीं रहते हैं। लेकिन जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये जो है सिर्फ यहाँ पे ग्रो करेंगे और यहाँ से निकलेंगे नहीं, तो हमको स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से एनाटॉमिकल कंडीशन ये सारी हो गई। और डिसमोटिलिटी, तो अगर मोटिलिटी भी नहीं हो रही है हमारी जीआईटी की तब भी तो यहाँ पे बैक्टीरियल और ग्रोथ हो जाएगी, जैसे गैस्ट्रोपेरोसिस एग्जांपल इसका है। या इसी तरीके से इम्यून मीडिएटेड आईजीए डिफिशिएंसी, तो अगर आईजीए डिफिशिएंसी है तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे है तो आईजीए इनको किल भी करता है, तो इनको किल नहीं कर पाएगा, इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल और ग्रोथ हो जाएगी। या इसी तरीके से इम्यून कंप्रोमाइज, जैसे HIV इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते, इस वजह से बैक्टीरिया की और ग्रोथ हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिर देखिए इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो बताया गया प्रेजेंट विद ब्लॉटिंग, इसमें ब्लॉटिंग देखने को मिलेगा, फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा। फ्लैटुलेंस क्या होता है कि बावेल में हमको गैस देखने को मिलता है, इसी को हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं, फ्लैटुलेंस। और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, क्रोनिक वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, और माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा इन सीवियर केसेस, ठीक है। तो ये सारे इसके क्लिनिकल फाइंडिंग हो गए। और डायग्नोसिस की अगर हम करें तो कार्बोहाइड्रेट ब्रीथ टेस्ट और स्मॉल बावेल कल्चर करके इसकी हम डायग्नोसिस करते हैं कि कितना इसमें जीआई में बैक्टीरिया है, ओवर ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारे हमारे आज जो दूसरे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर थे कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक्यूट मेसेंट्रिक इस्चीमिया, इसमें हम बात किए कि यहाँ पे जो अचानक ब्लॉकेज हो जाएगा और इसमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लॉक होने का चांस रहता है और इस वजह से हमको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और दूसरा हमारा एंजियोडिस्प्लेजिया है। एंजियोडिस्प्लेजिया में टॉर्सनल डायलेशन ऑफ द वेसल्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हिमेटोसीसिया वगैरह देखने को मिलता है, ये सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और तीसरा क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्चीमिया देखने को मिलेगा, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाती है, इसमें हमको पोस्ट पेरेंटियल एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, वेट लॉस और फूड एवर्जन देखने को मिलेगा। और क्लोनिक इस्चीमिया तो कोलोन में इस्चीमिया हो जाएगा और इसी वजह से इसमें हिमेटोसीसिया प्रेजेंट होगा। और ये मोस्ट कॉमनली वाटर शेड एरिया में हमको देखने को मिलता है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर में और रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन पे, ठीक है। और इसमें थंब प्रिंटिंग साइन हमको एक्सरे में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये पैरेलटी इलियस, यहाँ पे इलियस का ये जो हमारा ये है प्लेक्सिस, नर्व प्लेक्सिस, ये एब्सेंट हो जाती है, इस वजह से इलियस पैरालाइज हो जाती है। और यहाँ पे और दूसरी चीज़ें जैसे एब्डोमिनल सर्जरी है या हाइपोक्लेमिया, ये सब पैरेलटिक इलियस कॉज करती हैं, ठीक है, ये हम बता दिए। और फिर नेक्रोटाइटिस है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन म्यूकोसा, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर प्रोक्टाइटिस है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा, और ये 3 चीज़ से एसोसिएट होता है, इन्फेक्शन से, IBD से और रेडिएशन से, ठीक है। और
इसके बाद फिर हम बात की स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ये सब हम डिटेल में बात किए। और सबसे लास्ट में हम बात की स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल और ग्रोथ, कि बैक्टीरिया जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी परेशानी देखने को मिलती है, ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक वाटरी डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन B12 इन सीवियर केसेस। ठीक है, तो ये सब हम आज डिटेल में बात कर चुके हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक पॉलिप्स के बारे में।